हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में एक बार पुनः मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपने यूपी जेड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम लोगों ने 2011, 2014, 13, 14, अब हम 16 की बात करेंगे। 2015 का पेपर जो आपका टेट का हुआ था वह 2 फरवरी 2016 का हुआ था। और आज हम लोग उसी पर इन्वायरमेंटल स्टडीज के जितने भी क्वेश्चन आए शानदार, उन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को और अपने दोस्तों को आमंत्रित कर लेंगे, क्योंकि आज से यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 का, ये जो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। एक बार फरवरी में हुआ था 2015 का, और 2016 का पेपर दिसंबर 2016 में हुआ था। इसलिए 2016 के टाइटल से हम लोग 2 पेपरों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से स्टडी 91 आपके लिए लाया है पाठशाला बैच। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो तत्काल जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे पाठशाला बैच में आप सभी का आमंत्रित है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा उत्पाद, निम्न में से क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी ऐसा वह कौन सा उत्पाद है जो साबुन को विस्थापित कर देगा? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू या उपरोक्त सभी? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रीठा आता है, एक कंपनी श्रत रीठा करके देखा होगा। एक ब्लैक मेहंदी जैसा, एक पत्थर जैसा या पाउडर जैसा पदार्थ बेचती है मार्केट में, बालों में लगाने के लिए होता है, बालों के संरक्षण के लिए होता है। तो अगर बालों का संरक्षण रीठा कर दे रहा है तो साबुन की क्या जरूरत है? तो रीठा इज राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन का सही जवाब है रीठा। भाई रुद्राक्ष साबुन को कैसे बाहर कर सकता है? रुद्राक्ष तो पहनते हैं, तेंदू तो बीड़ी पीते हैं यार, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? यानी ऐसा जीव जो एक कोशिकीय हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय एक कोशक, चलिए उसका निर्माण एक कोशिका से हुआ हो, यही आपको जवाब देना होगा। कौन सा जीव है जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है? स्पाइरोगैरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? तो जल्दी से बताइए कि ऐसा वह कौन सा जीव है जिसका निर्माण क्या है, एक कोशिका से हुआ है। बाकी सब में 2 कोशिकी होते हैं। तो पैरामीशियम और यूग्लिना, समझिएगा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये 2 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं। पैरामीशियम और यूग्लिना, पैरामीशियम और यूग्लिना 2 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? एक कोशिका से हुआ है। इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, प्याज और अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र है? तो जल्दी से बताइए कि आलू, प्याज और अदरक क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए साथियों, यह क्या है? एक तना है। क्या है? यह एक तना है। आलू, प्याज, अदरक और नाम जानना चाहे तो लहसुन, क्या लहसुन, ये सब क्या है? एक तना है भाई। क्या है? तना है। अरवी एक आता है जिसको आप लोग खाते हैं। क्या? अरवी आता है ना, सब्जी खाते हैं इसको अरुई, सामान्य बोलचाल की भाषा में अरुई। कुछ स्थानों पर गोला गोला होता है ना, वह भी क्या है? एक तना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन नहीं मिल रहे अभी तक? हाँ, शानदार क्वेश्चन मिल गया आपके बायोलॉजी का, धमाकेदार क्वेश्चन। बायोलॉजी का आपका धमाकेदार क्वेश्चन मिल गया है। आइए जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी?
मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने, जेनिक्स ने, पेंटिन तथा मास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो देखिए भाई, ये जो लैंडस्टीनर हैं इन्होंने मानव रुधिर वर्ग की खोज की। तो सिर्फ मानव रुधिर वर्ग को इन्होंने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में, ए बी या ओ, ये 4 भागों में बांटा। और इन्होंने कब बांटा था? इन्होंने बांटा था 1901 में। यह कहां के बहुत बड़े चिकित्सक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के लैंडस्टीनर महोदय ने मानव रुधिर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ओ को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं सर्वदाता। यानी अगर किसी का ओ ग्रुप है, वर्ग है, किसी के ब्लड का ओ ग्रुप है, तो किसी भी व्यक्ति को उसका ब्लड क्या होता है? डोनेट कर दिया जा सकता है, उसको दे दिया जा सकता है। ए बी क्या है? ए बी है सर्वग्राही। क्या है? सबको ग्रहण करने वाला। ए बी क्या है? सर्वग्राही है, सबको ग्रहण कर लेता है। ये नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है कि 2014 में पूछ लिया कि मानव रुधिर की खोज किसने की थी, तो आपने बता दिया, ठीक है। चलो, लेकिन ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए और बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए वाले को ही ले सकता है, बी वाले को ही दे सकता है, ठीक है। ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, लेकिन ग्रहण ओ का भी कर सकता है। ओ का तो तीनों ग्रहण कर सकते हैं भाई, और ये सबका ग्रहण कर सकता है, सबको दे सकता है। लैंडस्टीनर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े चिकित्सक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। जल्दी से, बहुत सही, बहुत शानदार इस क्वेश्चन का जवाब आ गया है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत शानदार जवाब आया है आप सभी का। प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे। बहुत ही रोमांचक तरीके से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी। कौन सा जीव दही के निर्माण के लिए सूक्ष्मजीवी है? एस्पार्जिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेप्टोवायरस या लैक्टोबैसिलस? ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो क्या होता है? दही के जमने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और दही का जमना एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जमना एक प्रकार की किण्वन प्रक्रिया है। दही का जमना एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जमना एक प्रकार का किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही के जमने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। चलिए अब आइए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है या डेट्रीटिवोर होता है? तो देखिए साथियों, जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कितने होते हैं? उपभोक्ता 3 होते हैं साथियों। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब पेड़ पौधे फल फूल से आदि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आपका जवाब मिल गया, बहुत सही। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी दोनों पर निर्भर होते हैं, भी मांसाहारी ही होते हैं मुख्य रूप से। तो कहने का मतलब क्या होता है? जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वह क्या होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली क्या है? सर्वाहारी है। कुत्ते क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो। शानदार क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा, सुना होगा, यह आपके दैनिक जीवन से क्वेश्चन उठा लिया है। जल्दी किसी किताब में नहीं मिलने वाला, कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन इसका जवाब आपको पता होना चाहिए अगर आप एक जागरूक विद्यार्थी हैं तो। क्या है कि ज्वर नियंत्रण, फीवर कंट्रोल, जो बुखार होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है?
क्या क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है, यह आपको बताना है कि कौन सी औषधि का सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वर नियंत्रण में प्रयोग करते हैं। ब्रूफेन नाम सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, ली-52। देखिए ली-52 क्या होती है, ये आपके लीवर के लिए काम करती है, गैस वगैरह के अपच वगैरह के लिए काम करता है, ठीक है, लीवर के लिए काम करता है। बी कॉम्प्लेक्स भी एक प्रकार का मान लीजिए प्रोटीन जैसा काम करता है, चलिए क्योंकि भाई प्रोटीन है, विटामिन बी है उसमें। ब्रूफेन क्या होती है, दर्द निवारक दवा है। तो फिर पैरासीटामॉल है एक प्रकार की ज्वर नियंत्रण, आपने खाया होगा यार, खाया होगा, कोई भी बुखार उतारने की दवा खाओगे, पीछे अगर उसके कंपाउंड्स को देखोगे तो उसमें पैरासीटामॉल लिखा होगा, या पैरासीटामॉल डायरेक्ट दवा आती है, डायरेक्ट पैरासीटामॉल भी आती है, ठीक है। तो ज्वर नियंत्रण में अगर किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है तो ज्वर नियंत्रण में पैरासीटामॉल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है, पैरासीटामॉल की भूमिका ज्वर नियंत्रण में सबसे ज्यादा होती है। चलिए बहुत सही, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए देख लेते हैं। चलो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन किसके द्वारा होता है या किसमें होता है? पौधों में जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब क्या होता है? देखिए जो होता है, जो जीव जंतुओं में निषेचन की क्रिया होती है ना, निषेचन की क्रिया होती है, वही पौधों में सूत्रीय विभाजन की क्रिया होती है। तो वो किसके माध्यम से होती है, यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। चलो देखिए, मूल शीर्ष में, पराग कण में, तने में या पराग कोश में होता है। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन पराग कोश में होता है। प्लीज साथियों एक बार सभी लोग, आप लोग अपने अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेगा, और आपके लिए डस्टी 91 स्टडी 91 आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास जो पीटेट के आपको एग्जाम में सफल बनाने के लायक पाठशाला बैच। आप लोग पाठशाला बैच को ज्वाइन करिए, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग स्टडी 91 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका आंसर है पराग कोश में। इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, मतलब इंसुलिन है क्या पूछा है, विटामिन है कि प्रोटीन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है। बहुत ही धमाकेदार शानदार क्वेश्चन है, और कई बार एक क्वेश्चन तो वनडे एग्जामों में भी आ चुका है और आपके टेट में भी पूछ लिया कि इंसुलिन क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। सॉन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक, सॉन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1965 में इंसुलिन की संकल्पना दी थी। किसकी संकल्पना दी थी, इंसुलिन की संकल्पना दी थी। किसने दी थी, सॉन महोदय ने इंसुलिन की संकल्पना इंसुलिन की संकल्पना सॉन महोदय ने सबसे पहले 1965 में दी थी, और उन्होंने बताया था कि इंसुलिन एक प्रोटीन की भांति कार्य करता है। कौन सी भांति कार्य करता है, एक प्रोटीन की भांति करता है। और उन्होंने इंसुलिन को पॉलीपेप्टाइड बताया था। क्या बताया था, पॉलीपेप्टाइड। ये भी देख लेना कि पॉलीपेप्टाइड किसका नाम है, तो इंसुलिन की प्रवृत्ति का नाम सॉन महोदय ने बताया था। किसका, इंसुलिन की प्रवृत्ति का नाम सॉन महोदय ने बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चिपको आंदोलन के प्रणेता। भाई चिपको का मतलब क्या है, चिपक जाना। वह आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो उस आंदोलन को देखिए कहां पर हुआ था, 1973 में, 1972 में। उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश, क्या, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, तत्कालीन यूपी, वर्तमान उत्तराखंड
कभी कभी घुमाकर पूछ सकता है। वर्तमान उत्तराखंड में क्या हुआ था कि बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा था। तो सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कराया गया। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, बच्चे पेड़ों से चिपक जाते थे, महिलाओं पेड़ों से चिपक जाती थी, जिससे वहां पर पर्यावरण की रक्षा हो सकी। और सुंदरलाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा गया। बहुत शानदार है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? पारिस्थितिकी तंत्र से किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वही होता है चक्रण। क्या होता है? जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, वही होता है चक्रण। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, पौधे को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। बहुत सही है सर, कोई बात नहीं। पौधों की जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, तत्व था, वह प्राथमिक उपभोक्ता में गया। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा सर? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। चलो कोई बात नहीं, खाली खाने दो। अब नेक्स्ट में द्वितीयक उपभोक्ता को खाने के लिए कौन तैयार है? तृतीयक उपभोक्ता तैयार है। कौन तैयार है? तृतीयक उपभोक्ता तैयार है। अब जब ये मरेगा तो इसको कौन खाएगा? अपघटन करता, जो अपघटित करता है, डिकम्पोजर। अपघटन करता खाएगा, यानी इसको कौन खाएगा? अपघटन करता। अपघटन करता क्या करेंगे? यहां से कार्बनिक पदार्थों को क्या करेंगे? मिट्टी में मिला देंगे, और अच्छा खासा कार्बनिक पदार्थ होगा तो फिर पौधा अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा तो फिर इसको उपभोक्ता कहेंगे। ये जो चक्र होता है, इस चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। इसको हम लोग क्लास में, बैच में बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, पढ़ेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। यहां से प्रोटीन, मिनरल, कार्बनिक पदार्थ जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, फिर अपघटित होकर के कहां पहुंचेगा? पृथ्वी पर। फिर अच्छा खासा पौधा उगेगा, उसी को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। चलो, क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत शानदार है कि निम्नलिखित वाहनीय, क्या है कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण का स्नेही माना जाता है? तो जितने ईंधन आपके सामने हैं, इसमें से ऐसा वह कौन सा ईंधन है जिसको पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, दोस्त माना जाता है? जल्दी से बताइए। डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, और सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या बोलते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देखिए साथियों, डीजल जलता है तो आपको पता होगा ज्यादा वायु प्रदूषण खूब मात्रा में होता है। पेट्रोल से भी होता है, इससे भी होता है। किससे नहीं होता है? सीएनजी से नहीं होता है। इसलिए सीएनजी को लगातार रेफर किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीएनजी का उपयोग करें। ट्रैक्टर मतलब बसों में हो रहा है, आपके जो ऑटो वगैरह में सबसे अधिक हो रहा है। और सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से मेथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। इसको भी नोट कर लो, ये भी पूछा है सीएनजी किसका मिश्रण है? तो मेथेन, इथेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। किसका? मेथेन, इथेन और प्रोपेन। ठीक, समझ रहे ना? बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चीजों को सीख रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? चीजों को सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है आपका 13 नंबर क्वेश्चन? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। बहुत शानदार तरीके से पढ़िएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह
प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। देखिए, निरीक्षण करते हैं। अच्छा, निरीक्षण कौन करता है? प्रशासक करता है। अगर विद्यार्थियों का निरीक्षण टीचर कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो वहां पर एक प्रशासक की भूमिका में होता है और यह एक बाल केंद्रित विधि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा। क्या होगा? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह एक बाल केंद्रित विषय है या विषय है, जो भी है, और इसमें एक शिक्षक क्या होता है? प्रशासक के रूप में होता है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे एक बार वीडियो को शेयर करके। गिर राष्ट्रीय पार्क, देखिए साथियों, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है यह किसके लिए प्रसिद्ध है पता है? यह बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय पार्क, अगर कभी पूछे कि बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। कहां है? गुजरात के यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। कहां है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। और गिर राष्ट्रीय पार्क बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेरों में शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहां से स्टार्ट होने वाला है। चलिए साथियों, शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है आपका, आइए देख लेते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह, ऐसा वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे निकट है? जैसे मान लीजिए आपका सन हो गया, ये आपका सूर्य, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, नोट कर लो यार। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? मंगल है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है, फिर कौन सा ग्रह है? शनि है, फिर कौन सा ग्रह है? अरुण है, फिर कौन सा ग्रह है? वरुण है। तो आप बताओ कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आप कहेंगे सर बुध है। सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आप कहेंगे सर बुध है। बहुत शानदार क्वेश्चन। प्लीज एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्टडी 91 आप सभी के लिए लाया है शानदार पाठशाला बैच। शानदार तरीके से आप उसमें एडमिशन लेंगे, सारी चीजें एकदम अच्छी सस्टेनेबल तरीके से आपको क्या है वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपने देखा होगा 2014 में भी आया था, 2015 के पेपर में भी आपके आया, 2016 में हुआ है। देखिए सारे क्वेश्चन लगभग मिला जुला करके ही आते हैं। क्या पूछा है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं? फिजियोग्राफ में, सिस्मोग्राफ में, कार्डियोग्राफ में या बैरोग्राफ में? तो किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। सिस्मोग्राफ में रिक्टर पैमाना लगा होता है और रिक्टर पैमाने के ही हिसाब से, किसके हिसाब से? रिक्टर पैमाने के ही हिसाब से क्या करते हैं हम लोग? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 या 77। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? देखिए, मानव जब पहली बार हुआ तो क्या होता था? बंदर के रूप में था, आप सभी को पता है। वह चारों दो हाथ दो पैर से चलता था। अगर वह दो पैरों से चलना शुरू किया तो उसके हाथ फ्री हो गए, तो वह अतिरिक्त काम भी अब कर सकता है। तो आप बताएंगे कि शरीर को अच्छी
प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं और अधिक तेज चाल। तो क्या होगा, अब आपके हाथ मस्तिष्क के आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं? अगर मानव क्या किया है, स्वतंत्र रूप से पैरों से चलना जब शुरू किया तो मस्तिष्क के हिसाब से आपके हाथ काम करेंगे, क्योंकि अब हाथ क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? क्वेश्चन है जबरदस्त कि ये बता दो कि पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है। क्या पूछा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की सही परिभाषा क्या है, यानी इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से इसका जवाब दें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, जीव प्लस उसके वातावरण के बीच का जो संबंध होता है ना, उसी का अध्ययन करते हैं। जीव और जीवों के वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम में अध्ययन करते हैं। तो परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का जीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हो, आपका ऑप्शन है डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र है उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। जीव समुदाय और वातावरण का जो संतुलित तंत्र है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। प्लीज एक बार सभी लोग शानदार तरीके से शेयर करेंगे। और पुनः आप सभी को बताना चाहता हूं, अभी तक जितने लोगों ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से पाठशाला बैच, कौन सी बैच, पाठशाला बैच यूपी टेट के लिए प्रारंभ हो चुकी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एडमिट कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में, मात्र इतने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 19 को लेते हैं। शानदार क्वेश्चन होगा, प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं हैं। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। कौन सी विधि की, प्रेक्षण विधि की। देखिए साथियों, प्रेक्षण विधि के अंतर्गत, प्रेक्षण विधि के अंतर्गत कौन कौन सी सीमाएं हैं, यही आपका क्वेश्चन है और यही आपको जवाब भी देना होगा। तो जल्दी से बताइए कि प्रेक्षण विधि की कौन कौन सी सीमाएं हैं। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बहुत मोटे मोटे तौर पर आपने आंकड़ा पेश कर दिया, तो वह आंकड़ा सही नहीं होगा। आपको बहुत ही शानदार तरीके से, गहराई से, एकदम न्यूनतम से न्यूनतम में जाकर के, आपको एकदम न्यूनतम से न्यूनतम में जाकर के उसका क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रेक्षण करना चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। तो देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में अगर आप पर्यावरणीय शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसमें लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं, एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं।
एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, फिर उस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए कार्य का सृजन करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हम सही परिणामों का चयन करते हैं। यही तीन चीजें पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अगर आपके पास समस्या है तो पहले आप उस लक्ष्य को डिसाइड करिए, फिर उसके बाद उसको आगे कार्य करिए, और आगे कार्य करते हुए अगर कोई गलत चीज मिले तो सिर्फ सही चीज का चयन कर लीजिए, आपके पर्यावरण की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका मतलब लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्वजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी या 4। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सही साथियों। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए और कुछ करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने पेश करते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या करा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी इसी बैच में, इसी 2016 फरवरी के पेपर में आपने सॉल्व किया क्वेश्चन कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब वही जो शाकाहारी जंतु पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उसको प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। उसको किस चरण का उपभोक्ता कहते हैं, तो उसको प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। जो जीव भोजन के लिए, जो जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस पर, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसको प्राथमिक चरण का उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चलो ये तो आपको पता होगा। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो ऐसी वह कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तृत है। शानदार क्वेश्चन, आपको जवाब देना होगा। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। जल्दी से आप लोग स्क्रीन पर जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट्स करिए कि ऐसी वह कौन सी मिट्टी है जिसका भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तार है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि ऐसी वह कौन सी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। बहुत सही, बहुत शानदार, आप सभी जवाब दे रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने लोगों ने, मैं पुनः बता दे रहा हूं कि जितने लोगों ने पाठशाला बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पाठशाला बैच को ज्वाइन करिए, और बहुत ही शानदार चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत सही, बहुत सही साथियों, फैंटास्टिक, जबरदस्त है। चलिए क्या जवाब होना चाहिए, तो जलोढ़ मिट्टी। ये सर जलोढ़ मिट्टी क्या होती है यार, जलोढ़ मिट्टी वही होती है जो नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, और यह भारत के लगभग 40 से 45% मृदा का भाग है। 40 से 45% मृदा का भाग है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से। सबसे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा आग्नेय चट्टान बनाते हैं, और फिर आग्नेय चट्टान से क्या बनता है, काली मिट्टी में रूपांतरण हो जाता है। चलो शानदार जवाब है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो राज्यसभा में, पॉलिटी का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, हम लोग सब पढ़ेंगे। देखिए साथियों, पर्यावरणीय शिक्षण में आपका पर्यावरण भी आता है, इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, आपका पॉलिटी भी आता है, और एक आध क्वेश्चन हो सकता है कभी इकोनॉमी के भी आ जाए, इसलिए सबको कवर करने का प्लान है। आप खुद अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो कल देखा होगा, आपके बीच में प्रोवाइड कराया गया था, तो आप खुद सिलेबस को देख सकते हैं कि सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा होगा, निश्चित तौर पर देखा होगा, 15-16 मिनट का वीडियो। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भाई राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये तो पता होना चाहिए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इसीलिए वही तो करेगा। अच्छा, राज्यसभा भारत का क्या है, एक प्रकार का अस्थायी सदस्य।
अस्थाई सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। लोकसभा तो भंग भी हो जाती है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। तो सर इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं यार? तो इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? कुल होती है 250, जिसमें से सर निर्वाचित कितने होते हैं? सब देख लो, निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है कितने? 238। सर मनोनीत कितने होते हैं? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। सर कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत सही। और हर 2 वर्ष में सर, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सदस्यता होते हैं, बाहर होते हैं। 1/3 सदस्य। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहां पर सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। बहुत शानदार सेशन चल रहा है साथियों आप सभी का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। चलिए, महासागरों में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा? आपको पता होगा यार कि महासागरों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो सबसे अधिक कोई नमक वाला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो देख लो सोडियम क्लोराइड कहां है? यही है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा महासागरों की संपूर्ण लवणता में लगभग 35% है। कितनी है? 35% है। खुद आप समझ गए कि सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है महासागरों में? लगभग 35% मात्रा में। मतलब नमक, अरे लवण का मतलब तो नमक ही होता है, साल्ट ही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान पूछ रहा है, कायांतरित शैल पूछ रहा है। तो बलुआ पत्थर ये तो अवसादी है, ग्रेनाइट ये रूपांतरित है, चूना पत्थर ये अवसादी है, संगमरमर क्या है? एक प्रकार का कायांतरित। कायांतरित का मतलब होता है काया बदलने वाली, ठीक है, जिसका रंग रूप बदल जाता है बाहरी अवक्षेपण, भौतिक और रासायनिक कारणों से। तो संगमरमर क्या है? संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। बहुत सही जवाब है साथियों। भाई बलुआ पत्थर अवसादी, चूना पत्थर अवसादी, ग्रेनाइट रूपांतरित और संगमरमर कायांतरित चट्टान है। रूपांतरित और कायांतरित में अंतर होता है। हम लोग क्लास में बैच में बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। कहाँ? बैच वाले में। बैच में जब आएंगे तो एकदम जोरदार धमाकेदार तरीके से इसको हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और शानदार तरीके से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना, इसको मैं खुद बनाऊंगा, पिरामिड्स आपके सामने दिखाऊंगा। जब मोर सांप को खाता है, एक एक चीज देख लीजिए। मान लीजिए मोर है, मोर किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। चलो, सांप कीड़ों को खाता है। कीड़ों की बात कर रहा है, तो बहुत ढेर सारे कीड़े होते हैं यार। तो सांप क्या करता है? कीड़ों को खाता है। चलिए, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। वाह, ये हरे पौधे तो बहुत हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है? तो मोर का पोषण तल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। भाई प्राथमिक उपभोक्ता तो कीड़े हो गए। अंतिम अपघटक का कोई सवाल ही नहीं बनता इस क्वेश्चन में। प्राथमिक अपघटक का भी कोई सवाल नहीं बनता। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर देख लो। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? कीड़ा। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? सांप। तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? मोर। ठीक, तो मोर क्या होगा? पिरामिड में सबसे ऊपर होगा, पिरामिड के शीर्ष स्थान पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर पौधों की संख्या ज्यादा होगी, उससे कम कीड़े होंगे, उससे कम सांप होंगे और सबसे कम मोर होंगे। चलिए साथियों, बहुत सही, बहुत सही, ठीक, आप सभी जवाब दे रहे हैं। आइए, जब एक जीव
लेता है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह जीव क्या कहलाता है? मतलब लाभ लेता है, खाना पीना खा भी लेता है, ग्रहण भी कर लेता है, लेकिन इससे दूसरे जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परजीवी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, सहभोजी जो साथ साथ खाते हैं, मृतोपजीवी जो मरे हुए पदार्थों पर निर्भर होते हैं, सहजीवी जो साथ साथ जीते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभोजी बोलते हैं। उस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाएगा? तो उस प्रकार के जीवों को सहभोजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उस प्रकार के जीवों को सहभोजी कहा जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं? तो जो क्लोनिंग प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? क्लोनिंग। जो क्लोनिंग प्रक्रिया होती है वह दूर दूर तक फैल जाती है। इसमें लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती। क्या होती है? इस जनन में क्या नहीं होती है? लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है। क्लोनिंग होता है, लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है। यह क्या होता है? यह एक कायिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक जनन प्रक्रिया। तो आप लोग नोट करिएगा, कायिक जनन प्रक्रिया में क्या होते हैं? पौधे दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो सही जवाब होगा कायिक जनन प्रक्रिया। फल द्वारा प्रकटित पौधे जहां फल पड़ेगा वहीं रहेंगे, बीज द्वारा भी वहीं रहेंगे, बीजाणु द्वारा भी वहीं रहेंगे। लेकिन कायिक जनन प्रक्रिया एक प्रकार की क्लोनिंग प्रक्रिया है। इसमें पौधे दूर दूर तक फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं पौधे? इसमें पौधे दूर दूर तक फैल जाते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन आपके बीच में चल रहा है साथियों। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने लोगों ने अभी तक स्टडी 91 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तत्काल स्टडी 91 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ताकि आपको बहुत ही शानदार चीजें प्रोवाइड हो सके। चलिए आइए 89 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यानी आप अपने हिसाब से 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गैसीय अपशिष्ट है क्या? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलाने वाला धुआं। भाई गैसीय अपशिष्ट क्या है, यही आपको बताना होगा। जल्दी से बताइए भाई। इसमें से आप ये बताओ, सब्जी एवं फल के छिलके कहां से गैस पैदा कर देंगे? घरों की नालियों से कौन सी गैस निकलेगी? खेत खलिहानों का जो कचरा होगा वहां से गैस। लकड़ी और कोयला के जलने से जो धुआं निकलेगा वही तो गैसीय अपशिष्ट है। वही तो किसकी मात्रा बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। वही तो क्या होता है? मीथेन की मात्रा को बढ़ाता है। वही तो नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। वही तो गैसीय अपशिष्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी जवाब दे रहे हैं। आइए हम लोग आज के सेशन का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए चलिए अब आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग रोग, प्लेग क्या है? प्लेग कौन से विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या खनिज जनित रोग है? आप सभी को पता होगा प्लेग क्या है, एक रोग है। और प्लेग रोग का वाहक कौन है? चूहा है। प्लेग रोग किससे एक दूसरे से ट्रांसफर होता है? तो चूहा प्लेग रोग का वाहक है। और यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलने वाला रोग है। किससे? जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो सर ये बता दीजिए कि ऐसा वह कौन सा जीवाणु है जिससे प्लेग रोग फैलता है? तो पास्टयूरेला पेस्टिस। पास्टयूरेला पेस्टिस। क्या? पास्टयूरेला पेस्टिस एक जीवाणु होता है, पास्टयूरेला पेस्टिस, और उसी से
प्लेग रोग फैलता है। पास्टयूरेला पेस्टिस क्या है? एक जीवाणु है जिससे क्या फैलता है? प्लेग रोग फैलता है। तो सर प्लेग रोग कैसा रोग है? जीवाणु रोग है। अच्छा, इससे मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा? फेफड़ा इससे मानव का प्रभावित अंग है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि प्लेग रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लेग से प्रभावित अंग मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा इसका वाहक होता है। और आपने देखा होगा पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से प्लेग रोग होता है, यानी यह एक जीवाणु जनित रोग है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन का देखा और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी दी जानकारी से संतुष्ट होंगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और आप अगर स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप स्टडी 91 की एप्लीकेशन को तत्काल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए। बाकी बैच से संबंधित सारी जानकारी वहां आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। पाठशाला बैच आप इंट्रो देख सकते हैं, टीचरों के बारे में देख सकते हैं, हमारे टीचरों की एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं और साथ ही अपने सिलेबस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम आज के सेशन की भी बंद करते हैं। अब हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी जो दिसंबर 2016 में 2016 के टेट का पेपर हुआ था, यानी नेक्स्ट कल के सेशन में हम लोग 2016 का पेपर जो 2016 दिसंबर में हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, मैं भी आप लोग चौथा पार्ट आपको आज मिल रहा है 2011, 2013, 2014 और 2016 का। अब 2016 का दूसरा पेपर जो 2016 का हुआ था, ये जो मैंने आज कराया यह 2015 का पेपर था जो 2016 में हुआ था। ठीक है साथियों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।